नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनंत है, मैं एक शराबी हूँ। हाय अनंता। हाय, हाय, हाय सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। ईश्वर की असीम कृपा आप भाइयों का साथ है, एक ही सुंदर फेलोशिप है दोस्तों और थोड़ी-सी मेरी कोशिश, इस वजह से आज शराब के जहरीले पहले घुट से आज दूर हूँ और आज बहुत ही खुद को आनंदित महसूस कर रहा हूँ। 14-15 साल मेरा शराब का सफ़र रहा दोस्तों। शुरुआत में मैंने जब कॉलेज लाइफ़ में दोस्तों के साथ में एन्जॉयमेंट के लिए शराब क्या होती है, चखने के लिए बस एन्जॉय करने के लिए पहला घुट लिया था और पता नहीं उसके बाद में मेरे भी मन में ऐसे विचार फिर तो कभी आए नहीं 1-2 साल के बाद में कभी ऑकेजनली कभी पार्टी करना, दोस्तों के साथ घूमना, बस यही चल रहा था। लेकिन सही मायने में मेरी शुरुआत तब हुई जब मैंने अपना मेडिकल स्टोर ओपन किया 2003 में। उसके बाद में मुझे लगा कि यार अभी तो मैं स्टेबल हो गया हूँ, पैसे दिखने लग गए, पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा काउंटर था, सब कुछ भगवान की दया से सब कुछ सही चल रहा था। और मेरे जैसे बेवड़े के मन में अचानक से जिसको बोलते हैं इगोइस्टिक पर्सनैलिटी, एक अहंकारी बेवड़ा, तो थोड़ा-सा ग्रैंडियोसिटी आ गई थी कि मैं लोगों को बड़ा दिखाने की कोशिश करने लग गया कि नहीं आज मैं तो बचपन से काम करते हुए पढ़ाई किया, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, ये सब मेरी रियलिटी थी। लेकिन जब मेरे मुझे पैसा दिखने लग गया तो मैं सारी चीज़ें भूल गया कि मैंने बचपन में क्या-क्या करके मैं कहाँ कैसे मैनेज करके मेरे घरवाले ने मुझे कैसे पढ़ाया, ये सब मैं सारी चीज़ें भूल गया था और एक अहंकार की भावना मुझ में जागृत हो गई, जिसकी वजह से बड़े-बड़े लोगों से उठना-बैठना और उसी दौरान मैंने पॉलिटिक्स में भी एंट्री मारी थी शिवसेना में। तो मतलब और ज़्यादा खुश हो गया था मैं कि यार आप मुझे शहर का अध्यक्ष बना दिया है शिवसेना पार्टी का और आज मैं पुलिस वाले के साथ बैठता हूँ, इनके साथ बैठता हूँ। मतलब एक थोड़ा-सा बड़प्पन आ गया था कि अब मैं खुद को बड़ा समझने लग गया था कि नहीं यार अनंता तू आज तेरी सारी स्ट्रगल खत्म हो गई है। संघर्षमय जो तेरा जीवन था, वो सभी से आज तू उभर कर तू अपनी खुद की वैल्यू बढ़ा रहा है और तू कर सकता है, ये ऐसा झूठा दिलासा मैंने खुद को दिया। ये मैं भूल गया था कि मेरा पास्ट क्या था, मेरे घर की हालत क्या थी, मेरे पापा क्या करते थे, लेकिन ये सब कुछ जानबूझ के भूला कि क्या पता नहीं अब अभी मुझे याद नहीं आता कि मैंने किस वजह से मेरी ये ड्रिंक का मतलब मैंने शुरू की थी। तो धीरे-धीरे जैसे पॉलिटिक्स में मैं सक्रिय होने लग गया, मीटिंग्स मतलब सभाएँ लेते गया, बड़े-बड़े नेताओं के साथ में बैठना। फिर उसी दौरान मेरा दुकान की तरफ मेरा ध्यान कम होते गया हट और जो परेशानी मुझे फिर दुकान में बैठने के बाद होती थी कि कोई मतलब मेडिसिन शॉर्ट हो गई है, कोई कस्टमर का कोई मैंने भेजा नहीं। ये सब चीज़ें होने के बाद मैं थोड़ा-सा नर्वस होता था, चिढ़ता था। जो मेरा स्वभाव बन गया था कि किसी के ऊपर भी थोड़ी-सी चीज़ों के लिए चिड़-चिड़ करना, गुस्सा निकालना। अपना अपने बारे में मैं खुद तो कभी झाँकने की मैंने कोशिश नहीं की कि क्या हो रहा है मेरे साथ में कि मैंने एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ। तो ऐसे करते-करते डिप्रेशन में चले गया। डिप्रेशन ऐसा आ गया था कि फिर मुझे बाद में शराब का सहारा लेने पर मैं मजबूर हो गया था क्योंकि जब शुरुआत में मैंने शराब को अच्छी तरह पीने की कोशिश की थी, एक एन्जॉयमेंट के लिए महीने 2 महीने में, 6 महीने में कोई दोस्तों के साथ, कोई एमआर के साथ, कोई डॉक्टर लोग के साथ एक गेट टुगेदर पार्टी हम लोग एन्जॉय करते थे। लेकिन बाद में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरी जैसी सुबह, शाम, दोपहर कब मैं एकदम एडिक्ट हो गया और मेरी डिपेंडेंसी कब शराब के ऊपर में हो गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
अच्छा खासा बिज़नेस में चौपट कर रहा था, घरवालों की नज़र से उतर गया था। तब मेरे पापा कंपनी में ड्यूटी करते थे, मैकेनिकल ऑपरेटर थे वो। मेरी माँ हाउसवाइफ़ थी जो घर पे रहती थी, 2 भाई बाहर पढ़ते थे और सब कुछ सही था और उसी दौरान मेरे पापा को भी अल्कोहल का शौक था। उनको भी किसी दोस्त के संगत में लगा था। तो धीरे-धीरे उनकी भी शराब बढ़ने लग गई, फिर वो घर का माहौल, ये बात मेरी बचपन की है, मैं जो आपको बता रहा हूँ अभी। तो ये माहौल से मैं बचपन से गुज़रते आया कि शराब का जो साइड इफ़ेक्ट एक फैमिली के ऊपर में क्या होता है। तो मुझे मन ही मन में चिढ़ आती थी कि मेरे पापा ऐसे क्यों करते हैं? घर में जो हम लोगों को परेशानी होती थी बहुत सारी। लेकिन छोटा होने के बाद मैं कुछ बोल नहीं सकता था। मेरी माँ भी नहीं बोलती थी क्योंकि बेचारी वो बिल्कुल ही एकदम सिंपल और जो किसी ने भी कुछ भी बोल दिया तो वो सुन लेती थी। उसका स्वभाव ही बहुत अलग था। वो बेचारी इतनी मानसिकता उसकी दिन-ब-दिन खराब होती रही क्योंकि वो अंदर ही अंदर घुट रही थी वो। किसी को कुछ बोल नहीं सकती थी। किसी कोई उसकी मदद के लिए आ भी नहीं रहा था क्योंकि मेरे पापा का स्वभाव ही वैसा था कि बहुत ही उनका गुस्सा बहुत ही खतरनाक था। जो चीज़ हाथ में आई वो पकड़ के हमको मारते थे। लेकिन उन्होंने इतनी शराब पीने के बाद भी हम तीनों भाइयों को अच्छे से पढ़ाया। आज हम तीनों भाई मुझे छोड़कर मैं खुद को तो वेल सेटल नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे लिए उन्होंने वो कोशिश की थी। मुझे एक मेडिकल स्टोर ओपन करके दिया था। लेकिन इस शराब के घुट ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं हमेशा मेरी शेयरिंग में बोलता हूँ कि शराब की वज़ह से या इस बीमारी की वज़ह से मैंने सब कुछ गँवा दिया। इवन मेरी दुकानदारी बंद हो गई। मुझे गाँव छोड़ना पड़ा। दर-दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो गया। उसके बाद में भगवान की कृपा से मुझे एमआरशिप मैंने जॉइन कर ली थी 2010 में। सब कुछ सही नज़र होते आ रहा था और तब मैंने ठान लिया था कि अभी मुझे शराब नहीं पीना है। मैंने मेरा सब कुछ तो इस शराब की वज़ह से गँवा दिया। लेकिन तब फैमिली मेरे साथ में थी, तो मैंने सोचा कि नहीं यार अभी अच्छी ज़िंदगी जीना है, मुझे फैमिली के लिए कुछ करना है। तो बीच-बीच में मैं एक्सपेरिमेंट करता था कि नहीं अभी 1 महीना हो गया, अभी थोड़ी-सी पीएँगे। लेकिन वो थोड़ी-सी के ऊपर मैं कभी रुका ही नहीं दोस्तों, कि मुझे पता ही नहीं था तब कि अल्कोहलिज़्म इज़ अ डिसीज़। कुछ रिहैब सेंटर होते हैं जहाँ पे मेरे जैसे बेवड़ों को भर्ती किया जाता है। ये सब बातों से मैं अनजान था। मेरी वाइफ़ ने, मेरे घरवालों ने मेरे लिए बहुत कुछ प्रयत्न किए थे, कुछ बहुत सारे प्रयास किए थे कि इसको शराब से दूर करना है। लेकिन मेरी वाइफ़ मुझे जो खाने में दवाई मिला के देती थी, उस डर की वज़ह से मुझ में जो रिएक्शंस होते थे शराब के पीने के बाद में, कहीं तो भी वो डर मन में बढ़ गया था। तो वही डर की वज़ह से क्योंकि मेरी फ़ील्ड घूमने की थी, मैं मार्केटिंग में था, एमआरशिप कर रहा था तो मुझे दिन भर थक गया। एक थकान वाला जो किस्सा था मेरा कि शाम को आए थे, डेढ़ पैक मारना, 2 पैक मारना, 1 क्वार्टर तक पी जाता था। तो ये मेरी आदत सी बन गई थी। तो यही आदत मेरे परिवार के लिए खतरनाक साबित हो रही थी और ये सब मेरी वाइफ़ को नज़र आ रहा था। तो उसने कोशिश शुरू कर दी कि नहीं, इनको कैसे भी करके इनकी शराब रुकवाना है, इनको शराब से दूर करना है। उसने दवाई शुरू कर दी, दवाई के ऊपर शराब, शराब के ऊपर दवाई, ये सब चल रहा था। फिर मुझे ऐसे लगा कि नहीं यार, ये थोड़ा-सा भी मैंने बहुत सारे तब मैंने ब्रांड भी चेंज किए हैं कि यार वाइन पीने से रिएक्शन हो रही है, तो बियर ट्राई की, फिर मोए की बोलते हो, मोए की भी ट्राई किया, लेकिन उसका असर मेरे ऊपर वो गोली का हो ही रहा था। इतने खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स थे कि मुझे एक पल के लिए ऐसा लगता था कि अभी मुझे अटैक आने वाला है और मैं मरने वाला हूँ। ये डाइसल्फ़िराम की वो टैबलेट्स थी 500 एमजी की। तो बहुत सीवियर उसके मुझे साइड इफ़ेक्ट्स दिखने लग गए और एक डर बढ़ गया। तो फिर मैंने भी थोड़ा सोचा कि नहीं यार, अभी मेरी वाइफ़
मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, तो फिर मैंने भी सोच लिया। फिर हम लोग फिर दरगाह गए, उसके बाद मंदिर भी गए। फिर एक आशा मन में जागृत हुई कि नहीं, मुझे शराब से दूर रहना चाहिए। एक विलिंगनेस आ गया था कि नहीं, सही में मुझे शराब से दूर रहना चाहिए। तो मैंने वो कोशिश की दोस्तों, और सब कुछ सही चल रहा था। भगवान की कृपा से मैंने 3 साल भी मेरे हो गए थे। मैंने करीब-करीब 38 मंथ्स तक मैं सोबर था। लेकिन अचानक मेरा एक दोस्त था, अभी उस दिन में दुनिया में नहीं है वो। उसके मेरे जैसे प्रॉब्लम चल रहे थे, फैमिली मैटर, तो वो बहुत ही अ, डिप्रेशन मोड में हमेशा रहता था। उसको मतलब कोई पूछते नहीं थे, घर वाले, बाहर वाले, जैसे मेरी हालत थी। सेम उसके साथ में हो रहा था, लेकिन तब मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में कुछ नहीं मालूम था, उसे भी नहीं मालूम था। तो उसके साथ बैठते-बैठते एक दिन मैंने एक पैक मार लिया। फिर उसके बाद में 90, फिर क्वार्टर, ऐसा मैंने मेरी तब शुरुआत हो गई। 3 साल बाद जब मैंने पहला शराब का घूँट लिया, तो फिर वही जो मेरी लास्ट मोमेंट थी एन्जॉयमेंट की या फिर सफ़र की, कि मतलब मैं सब कुछ भूल गया था कि ये शराब ने मेरी दुकानदारी बंद कर दी थी। मुझे समाज से, घर से, घरवाले को नज़र से, सबसे उठाकर बाहर फेंक दिया था। फिर तो 2014 में जो मेरा शराब का सिलसिला फिर से शुरू हुआ, तो फिर दोस्तों रुकने का नाम ही नहीं था। फिर मेरी नौकरी चली गई, क्योंकि शराब पीने के बाद में जब मैं देसी शराब पे आ गया, तो सस्ती, क्योंकि महँगे के लिए पैसे रहते नहीं थे। मेरी नौकरी चली गई थी, तो फिर मैं क्या करता? तो सस्ती वाली दारू जिसको बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र में, देशी दारू जो ₹30 में, ₹60 में फुल क्वार्टर आता है, तो वो मैं ट्राई करने लग गया था। तो एक बस मुझे नशा चाहिए रहता था कि बस वो ब्रांड कौन-सा भी हो। तो इसी चक्कर में मैंने अपनी पूरी जो फिज़िकल फ़िटनेस थी सारी गँवा दी, और पूरा शरीर कँपकँपाता था, बात नहीं कर सकता था, खड़ा भी नहीं रह सकता था ढंग से, और इतना डर मन में बैठ गया था कि पागलपन आ गया था पूरी तरह से, कि इतनी मतलब नींद में भी रहता तो भी डर, कहीं चल रोड क्रॉस कर रहा तो भी डर। ऐसी अलग-अलग आवाज़ें कान में गूँजती रहती थी कि क्या बताऊँ? सब कुछ मेरे सामने, मेरे आँखों के सामने हो रहा था, लेकिन मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि मेरे साथ में हो रहा तो क्यों हो रहा? और मैंने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा? 1-2 बार डॉक्टर लोगों से इसके बारे में सजेशन लिया था, लेकिन उन्होंने भी नहीं बताया कि मुझे क्या हुआ है। फिर एक बार मेरे घर पर शायद मेरी वाइफ़ ने बताया था मेंबर्स को कि हमारे भी घर में ये समस्या है, तो वो लोग शायद मेरे घर पे आए थे। अभी मुझे ठीक से याद नहीं है, क्योंकि उस दिन मैं इतना फुल टू पिया था। लेकिन उस दिन मैंने एक मीटिंग के लिए चंद्रपुर में गया था मैं, शक्ति समूह चंद्रपुर शायद उसका नाम था। तो तब भी मैं पिया था, गया था वाइफ़ के साथ में। उसके बाद में पता नहीं, फिर वो मतलब अल्कोहलिक्स एनोनिमस का वो नाम कुछ पल के लिए मुझे याद था तब, और बाद में भूल गया मैं। उसके बाद में मेरे वाइफ़ ने भी कभी वो मीटिंग का नाम नहीं लिया, और मुझे तो मीटिंग जाना ही नहीं था। तो फिर वो सब कुछ मीटिंग का जो दिमाग में मेरे जो ख़्याल था वो निकल गया। तो उसके बाद में मेरी जो उल्टी गिनती शुरू हो गई, जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। नौकरी सबसे पहले, नौकरी चली गई, अच्छी खासी मुझे बाइक बेचना पड़ा। पैसे की इतनी तंगी आ गई थी कि घर चलाऊँ तो कैसे चलाऊँ? मैं चंद्रपुर सिटी में रहता हूँ, जहाँ पे मेरा कोई भी नहीं है। फैमिली मेरे ऊपर डिपेंड है, बच्ची स्कूल में जा रही है, उसका ट्यूशन है। ये सब बातों का टेंशन लेके और ज़्यादा शराब पीता था मैं। पैसे नहीं रहने के बाद भी इसको-उसको भीख माँगना, झूठ-झाट बोल के, पैसे का अरेंज करके फिर एक बार तो मैं मेरी उधारी थी वहाँ पे, तो मैंने घर में झूठ बोल के मेरी गाड़ी वहाँ पे गिरवी रख दिया था, और उन्होंने बोला कि ठीक है, या मेरे को एमआर साहब बोलते थे। एमआर साहब बोले, "आप जब इतने अमाउंट लेके आओगे तो आपकी गाड़ी लेके जाना।" तो मैंने घर में भी झूठ बोला कि मेरी गाड़ी मैंने गैरेज में रखी है, वो रिपेयर करने के लिए दी है। तो ये सब झूठ कितने दिन चलता मेरा?
एक दिन मैं अपनी बालकनी में बच्ची के साथ था। मेरी बाइक वो वही आदमी लेके जा रहा था मेरे रूम के सामने से ऊपर मैं। तो मेरी बच्ची ने बोला कि पापा देखो हमारी बाइक जा रही है, कौन है अंकल वो लेके जा रहे हैं? मैं बोला उसको मैंने बताया कि नहीं वो गैरेज वाले अंकल है बेटा, वो कहीं घर जा रहे होंगे तो अपनी गाड़ी आजकल में आ जाएगी। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था झूठ बोलने के अलावा, क्योंकि मैंने घर में बताया नहीं था कि मैंने मेरी बाइक वहाँ पे गिरवी रखी है और उसके अगेंस्ट में मैंने दारू पी है या कुछ पैसा लिया है। उसके बाद में फिर मुझसे कुछ पैसा देना हो नहीं रहा था, तो फिर मैंने उसी को वो बाइक वहाँ पे बेच दी। तो इतने सारे कर्मकांड करने के बाद में मेरा मेरे घर वाले परेशान हो रहे थे। ससुर जी, मेरे ससुराल वाले भी सभी परेशान हो गए थे कि इनका कभी क्या करेंगे? ये बंदा तो शराब छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसा करता रहा तो एक दिन इसकी जान छूट जाएगी। तो फिर एक मीटिंग हो गई हमारे चंद्रपुर में। फिर हमने वहाँ पे डिसाइड कर लिया कि अभी मुझे गाँव वापस जाना है। गाँव वापस जाने के बाद में सब कुछ जैसा मीटिंग में डिसाइड हुआ था वैसे हुआ। लेकिन घर जाने के बाद में मेरे भाई और मेरे पापा ने हमको जब घर में हमारा सामान नहीं रखने दिया, तब और मेरी खुन्नस बढ़ गई। और फिर मेरी वाइफ भी मुझे बोल रही थी कि देखो तुम्हारे भाई ने और पापा ने सामान घर में नहीं रखने दिया, लेकिन अभी आज के बाद में तुमको शराब से दूर रहकर कुछ अच्छा बन के दिखाना है। ये सब थोड़ी देर के लिए मुझ में उसने मोटिवेशन जगा दिया था। और मुझे भी लग रहा था कि नहीं यार, सब लोगों ने अपने को धुतकार दिया, तो मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं यार, अब ये शराब बहुत हो गई। अब बस, अब मुझे फिर से ट्रैक पे वापस आना है और मुझे अपनी लाइफ को अच्छी तरह से सेटल करना है। तो वहाँ पे फिर अच्छी तरह मेरे को नौकरी भी मिल गई फार्मासिस्ट करके। और मेरे कजिन ब्रदर के घर घर में मैं कुछ 15-20 दिन तक मैंने रहा। फिर एक फ्रेंड के घर में 15 दिन रहा। तो फिर उसके बाद में रूम भी ले लिया, सब कुछ सही हो गया था। शराब भी मैंने उस वक्त तक समझ लो 1 महीना हो गया था मुझे। उसके बाद में फिर और 2-3 महीने के बाद में फिर एक विचार आया कि यार 3 महीने हो गए, आज थोड़ा सा चिकन मटन लेते और एक क्वार्टर लेके मार के घर चल जाते, या फिर आधी मार के आधा पार्सल लेके जाते। एक हल्का सा झूठा, एक थोड़ा सा मैं क्या बोलते उसको, विचार आ गया मन में कि नहीं यार, बस थोड़ा सा पीते और घर चल जाते। लेकिन मैं भूल गया था कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, कि मुझे 90 से क्वार्टर से कुछ होने वाला नहीं है। मैं भूल गया क्योंकि तब मैं रिहैब सेंटर क्या होता है ये सब मैंने कुछ भी नहीं, इसके बारे में नहीं मालूम था। बस अल्कोहलिक्स एनोनिमस की एक मीटिंग किया था फुल टू डिच दारू पी के। उसके बाद में कभी फिर पलट कर कभी गया नहीं मैं। और ना ही किसी ने मुझे फॉलो अप देने की कोशिश की, क्योंकि मैंने उनको इतना अपमानित करके मेरे घर से भेजा था कि वो वापस वो शायद मेंबर मेरे घर पे आए ही नहीं। तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहा दोस्तों। 1.5 साल हो गया। फिर और मेरा शराब का प्रमाण बढ़ते गया। कुछ भी सही नजर नहीं हो रहा था। मेरे घर के पास में मुझे रूम मिला था। मेरे पापा और मेरा भाई मुझे रोज देखते थे, मैं ड्यूटी जाता था, ड्यूटी आता था। लेकिन तब तक कि ठीक था कि मतलब एकदम ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उसी दौरान फिर 4 दिन ड्यूटी जाना, फिर 4-5 दिन घर पे रहना, या फिर घर से छुट्टी मतलब ड्यूटी जा रहा हूँ करके डब्बा लेके जाना और वही बाहर टाइम पास करना, दारू पीना, जुए में बैठ जाना, दोस्तों के साथ घूमना, ये सब फालतू की बातें करने लगा। जो हरकतें थी मेरी, फिर वाइफ के फ़ोन आते थे कि ड्यूटी क्यों नहीं गए? फिर मैं झूठ-झाट बोल के उसको बहाना कर कुछ ऐसे कुछ ना कुछ करता था। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ इसका मुझे सब कुछ ज्ञात था। लेकिन दोस्तों मैं स्वीकार करने के परिस्थिति में नहीं रहता था कि नहीं, मुझसे गलती हो रही है तो मुझे एक्सेप्ट करके उसके ऊपर में एक्शन लेना है। लेकिन पता नहीं मेरे जैसे बेवड़े को क्या हो जाता था कि बस कुछ पल दो पल के लिए थोड़ा-सा सेल्फ मोटिवेट होना,
किसी की बातें सुनकर थोड़ा-सा मतलब एक दिल में आ जाता था कि नहीं यार, अनंता तू गलत कर रहा है। तूने आज तक यही किया है, आगे भी यही करेगा तो शायद तेरी ज़िंदगी आज से बहुत और बदतर हो जाएगी। मन में विचार बहुत आते थे कि नहीं मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करता था मैं। जी, उसके लिए जो मुझे प्रॉपर एक्शन की ज़रूरत थी, एक्शन जो मुझे करनी थी, जिसमें उसमें जो अमल करना था उसके ऊपर, वो क्यों नहीं कर रहा था? मेरी पर्सनैलिटी इतनी डिफेक्टिव हो चुकी थी कि मैं कभी सही ढंग से किसी चीज़ के बारे में सोचना मुझे कभी जमा ही नहीं। एक जो लगन रहती है किसी भी चीज़ के प्रति, कोई छुट्टी हो गई या कोई पढ़ाई हो गई या मतलब फालतू चीज़ें में ज़्यादा ध्यान देना और जो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ को नेग्लेक्ट करना, यही मेरा स्वभाव बन गया था। पता नहीं मैं ऐसा क्यों था, तो बचपन से ही शायद मैं लेकिन बचपन में एक होनहार अच्छा लड़का करके मुझे सब लोग बोलते थे कि क्योंकि मैं स्कूल में हमेशा फर्स्ट रहता था और बाकी कल्चरल एक्टिविटी में बहुत ही अच्छा था, स्पोर्ट में अच्छा था। तो सब गुण होने के बाद में इतना बड़ा अवगुण मुझ में कहाँ से आ गया? मुझ में जो कहीं तो भी एक जो लालच भरा था बचपन से लेकर आज तक के, वो लालच मुझे स्वस्थ नहीं बैठने देता था क्योंकि कोई भी चीज़ में थोड़े से के ऊपर मेरा समाधान कभी हुआ नहीं। मुझे और चाहिए, मेरी डिमांड और मोर एंड मोर। हमेशा मेरे साथ में यही होता गया कि मुझे ज़्यादा ही चाहिए। लेकिन जितना मुझे मिल रहा है, जितना मेरे पास है, उससे मैं कभी संतुष्ट हुआ ही नहीं। धीरे-धीरे यही स्वभाव आगे जैसे-जैसे मैं बड़ा होता गया और आखिरी के क्षणों में जैसे मैंने अभी बताया कि 1.5 साल तक मेरी फैमिली मेरे मतलब वहाँ पे रही। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मतलब मेरे हाथ-पैर काँपते थे, मेरी बच्ची, मेरी वाइफ़ मुझे देखती थी कि अभी तो भी शराब छोड़ दो, अब क्या बचा है तुम्हारे में? अभी तो तुम्हारी ड्यूटी भी नहीं रही, कैसे तो भी घर चलाना है वो भी मुझसे नहीं हो रहा था क्योंकि काम-धाम नहीं है तो पैसे कहाँ से आएँगे? मेरी वाइफ़ बेचारी सिलाई मशीन पे बैठते थे, 50-100 रुपए कमाती थी दिन भर में। मैं वो भी पैसे तेरे जैसा नालायक बेवड़ा, कभी उससे पर्स से पैसे निकालता था, कभी गद्दी के नीचे से। तो जहाँ भी घर में वो पैसे छुपाती थी, वो कहीं बाहर थोड़ी-सी भी 5 मिनट के लिए बाहर गई तो कि मैं वहाँ से पैसे निकाल के भाग जाता था। फिर उसने पूछा कि पैसे लिए कि नहीं? मुझे पता ही नहीं, मैं तेरे पैसे को हाथ नहीं लगाता। ये मेरे रीज़न्स रहते थे कि नहीं मैंने नहीं लिए तेरे पैसे। सब्जी के लिए घर से पैसे लेके जाता था, सब्जी ये लेके आता हूँ करके। उसका तो मेरे ऊपर भरोसा था ही नहीं 1% भी क्योंकि मैं उस टाइप का आदमी बचा नहीं था कि मेरे ऊपर कोई भरोसा कर सके। जाके शराब पी लेना, फिर वो जुगाड़ करना, फिर वापस आते समय जब सब्जी की याद आती थी या फिर उसका फ़ोन आता था कि सब्जी का लिए क्या? तो फिर जाके सब्जी वाले के पास हाथ-पैर जोड़ना, गिड़गिड़ाना, नहीं भैया बच्ची है घर में, वाइफ़ है, 10, 20, 50 रुपए की सब्जी दे दो, कल पैसे देता हूँ। कल तो मेरा कभी आया ही नहीं। शराब के मामले में ऐसे था, बस आज के दिन पीऊँगा, कल से नहीं। कल मेरा कभी आया ही नहीं। लेकिन आज जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आया हूँ, आप भाइयों के साथ में इस संकल्प में जुड़ा हूँ, तब ये बातें मुझे आज समझ में आ रही कि तब मैं ऐसा क्यों था? रीज़न इसके पीछे क्या था? मुझे तो हज़ारों लाखों लोगों ने समझाया, लेकिन मैं सब कुछ जानते हुए भी अनजान क्यों हो रहा था? ये शराब पीना एक बीमारी है, ये बीमारी है क्या? ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू लॉकडाउन में मैं जुड़ा था, तब उस समय में मेरी कंडीशन बहुत ही खराब थी, मुझे रहने के लिए घर नहीं था, दर-दर की ठोकरें खा रहा था, सबने मतलब घर से बाहर कर दिया था, वाइफ़ छोड़ के चली गई थी और किसी का भी सहारा नहीं बचा था। फिर रिहैब में जाना, आना, फिर 3 महीना सोबर, फिर वैसे, फिर रोड पे गिरा रहना, फिर वो उठा के लेके जाते थे, फिर मेरे भाई का फ़ोन आता था, "अभी तो भी सुधर जा, अभी तो भी सुधर जा।" लेकिन मेरे जैसा बेवड़ा
उनकी इतनी खुन्नस पाने लग गया है कि साला इसको क्या ज़रूरत है मेरे पर्सनल लाइफ़ में इंटरफेयर कर रहा है, मुझे 10 बार रिहैब में डाल रहा है। मुझे यहाँ ही रहने के लिए बोल रहा है, यहाँ ही तू रहे, यहाँ पे कुछ कर, यहाँ पे कुछ काम कर, कुछ खा 2 टाइम तुझे मिल रहा है। बाकी कपड़े ल तो मैं तुझे दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ। तो ये सब बातों की मुझ में इतनी खुन्नस भर गई थी कि साला मेरी लाइफ़ इतनी है कि मैं इतना पढ़ा-लिखा हूँ, मुझे इतना 20 साल का, 18 साल, 20 साल का एक्सपीरियंस है। मैं तो बाहर जाके अच्छे से कमा सकता हूँ। लेकिन जब-जब मैं रियाब से बाहर निकला अपनी बैग लेके कुछ जॉब करने के लिए, तब-तब मैं रोड पे ही गिरा था। क्योंकि इस खुन्नस के साथ मैं निकलता था, कभी मैं खुशी से रियाब के बाहर निकला ही नहीं। एक खुन्नस रहती थी मेरी मेरे वाइफ़ के प्रति कि वो मुझे मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रही, मुझसे बात नहीं कर रही, मुझसे मिलना तो दूर मतलब मेरी बच्ची से मेरी बात नहीं करने दे रही। तो इतना सारा मतलब नेगेटिविटी मेरे में भरी थी कि मैं उनके प्रति जो मेरे पापा के प्रति इतनी बड़ी खुन्नस थी कि मैं जब मिलेंगे तो क्या करूँगा मुझे पता नहीं, ये सब बातें मन में आती थी। लेकिन आज समझ में आती है कि उन लोगों ने जो किया वो उसका मेन रीज़न क्या था। यही खुन्नस पालते हुए दोस्तों रिहैब से अप डाउन चल रहा था, लेकिन मैंने रिहैब में भी जाने के बाद मुझे वहाँ पे भी बताया गया था कि शराब पीना एक बीमारी है। इसके ऊपर में उपचार बताया गया है कि वन डे एट अ टाइम, हाउ वर्ल्ड का प्रोग्राम के थ्रू उसको फॉलो करना है। और बहुत सारे ऐसे अनगिनत स्लोगन्स वहाँ बताए गए थे, लेट गो, लेट गॉड। लेकिन मैं सिर्फ़ सुनता था थोड़ी देर के लिए, हाँ, मुंडी हिलाता था बस। मुझे सब कुछ समझ में आ गया सर, अभी मैं घर जा सकता हूँ, अभी मुझे जॉब करना है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता था कि सर मुझे अभी यहाँ पे मत रखो, अभी मैं अच्छा हो गया हूँ, 3 महीने हो गए ऐसा-वैसा। इमोशनल ब्लैकमेल करके, कभी झगड़ा करके वहाँ से निकल जाता था। लेकिन मुझे तो सब पता था कि मैं इस बीमारी का पेशेंट हूँ और पेशेंट मैं हूँ और यहाँ पे डॉक्टर भी मैं हूँ, इलाज मुझे ही करना है। तो फिर मैं जानबूझ के गलती क्यों कर रहा था? मुझे तो मालूम था कि मैं अभी ढंग से शराब नहीं पीता था, पी नहीं सकता। फिर भी मैं जानबूझ के इसको-उसको 10-20 रुपए उधार माँग के, भीख माँग के, फिर क्यों वो बार में जाता था और पैक मारने के लिए खुद को क्यों प्रोत्साहित करता था? इसकी वजह सबसे मेरा बड़ा रीज़न था कि खुन्नस, मेरे घरवाले के प्रति जिन्होंने मुझे छोड़ दिया, जिन्होंने कभी 2 साल में मुझे पलट कर नहीं देखा, जिन्होंने कभी मुझे याद नहीं किया, ये मरा कि ज़िंदा है। तो यही खुन्नस पालते-पालते मैं दोस्तों मैं खुद को इतना नेगेटिविटी में लेके गया कि मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये सोचते-सोचते पता नहीं एक दिन एक अचानक से मेरे दिमाग में विचार आया कि यार अभी तो मरना मेरे लिए बेहतर है। वो दिन था 7 अगस्त 2020। तो मैंने मेरे भाई को फ़ोन लगाया एक दोस्त के मोबाइल से कि यार घर में बात करता हूँ। फिर मैंने मेरे भाई से बात की, मेरे पापा से बात की, मैं बोला पापा मुझे अभी मेरा ज़िंदा रहना कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेरी फैमिली, मेरी बच्ची, मेरे साथ में कोई नहीं है, मैं ना शराब छोड़ पा रहा हूँ। मेरे जीने का कोई मकसद नहीं बचा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी खुद को खत्म कर लूँ। तब उस दिन उस समय मैं पिया नहीं था। तब मेरे भाई ने मुझे समझाया कि नहीं आखिरी मौका ले बोले और तू फिर से वो रिहैब में जा। तब लॉकडाउन का पीरियड चालू था, सब बसेस वगैरह बंद थी। मेरा एक पैर फ्रैक्चर हो गया था, अभी भी है। तो फिर मेरे पापा से बात की, उसने मेरे को ₹200 डाले। तो वो बोले एक बार सुन बात, तू जा बोले। मेरी सारी बैग्स वगैरह चोरी हो गई थी, क्योंकि इधर-उधर पड़ा रहता था तो कोई कुछ ना कुछ लेके ही जाता था। कभी कपड़े रहते थे बदन पे, कभी नहीं रहते थे। मतलब इतनी बुरी कंडीशन, कभी खाने को मिलता, नहीं मिलता। ये सब क्या कर रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो इसी सब चीज़ों से, बातों से तंग आकर मैंने डिसाइड कर लिया कि आई हैव टू फिनिश, बहुत 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 हो गया। लेकिन ईश्वर की और बड़ी कृपा हुई दोस्तों कि मेरे भाई ने और मेरे पापा ने मुझे समझाया, "तू लास्ट टाइम जा" बोले, "लास्ट टाइम जा" बोले "और तू एक बार ट्राई तो कर, तू हार मत मान" बोले, "तू एक बार जा" बोले वहाँ पे। तो फिर दोस्तों फिर मैं वहाँ से गया, इसको-उसको भीख माँगते हुए, लिफ्ट माँगते हुए, पैसे जुगाड़ करते हुए वनी तक आया। वनी में आया तो फिर वहाँ पे फुल टिच दारू पिया।
और वहीं सो गया ऋषि भट्टी के सामने। सो गया, फिर उठा तो देखा कि शाम के 5 बज रहे हैं। फिर मुझे याद आया कि मुझे रिहैब सेंटर जाना है। फिर रास्ते मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से निकलूँ, क्योंकि अंधेरा होने लग गया बाद में धीरे-धीरे। एक बेवड़ा कैसा पीने के बाद में इसको बात तो उसकी सुनना, अपनी बताना, ये करते-करते मुझे अंधेरा हो गया वहाँ पे। एक पैर से मैं लंगड़ा था, फ्रैक्चर था मेरा पैर, और मुझे उस टाइम पे मेरा जो रूप था वो देखने लायक था। दाढ़ी बड़ी हुई और एक ही ड्रेस था मेरे आँख पे, बाकी सारे कपड़े चोरी हो गए थे। वैसे पैदल-पैदल 1 सवा घंटे में पहुँच गया। गया वहाँ पे रुका, सर ने फिर मुझे अंदर नहीं लिया, बाहर ही रुका मैं। फिर उन्होंने बोला कि अनंता तू कितने बार आएगा रिहैब में? एक तेरा नाम यहाँ पे फेमस हो गया है अनंता करके कि आता है, जाता है, आता है, जाता है। तो एक बोले तू इस बार आया होगा तो कुछ सोच के आया होगा, तो तू कितने दिन के लिए आया है? और यहाँ से निकलने के बाद क्या करने वाला है? मैंने सर बोला, मैं नशे में था लेकिन इतना भी नहीं था, उतर गई थी मेरी पूरी। मैंने सर को बताया, सर बोला मुझे अभी अच्छा इंसान बनना है, मुझे सोबर रहना है, ये करना है, वो करना है। फिर उन्होंने बताया कि नहीं, तुझे यहाँ पे रहना है, ये सब करना है। तो मैंने सब हाँ में हाँ मिला दी। एक क्योंकि मुझे समय निकालना था और मुझे वो रिहैब सेंटर में दोस्तों कभी भी पैसे नहीं लगे। मैं हमेशा फ्री में जाता था और 4-5 दिन के बाद में मेरी जब फिजिकल फिटनेस आती थी तो फिर वहाँ पे मैं वहाँ के एनवायरनमेंट में पूरा घुल-मिल जाता था। फिर वहाँ के काम करना, सब एक्टिविटी सुबह का जो योगा, ध्यान प्राणायाम रहता था, प्रार्थना लेना, प्रेयर लेना, ये सब मैं करता था। और मेडिसिन का मुझे बहुत अच्छा नॉलेज होने की वजह से जो रिहैब में जो मेडिसिन का जो स्टॉक रहता था, उसको मैनेज करना, वो ये सब करना, ये सब पेशेंट को देना, ये सब मेरे पास में वो चार्ज रहता था। तो फिर वहाँ जब गया मैं 8 अगस्त को शाम में 8:30 बजे पहुँचा वहाँ पे। तो फिर 2-3 दिन में ऐसे मतलब कुछ 72 आवर्स जैसा बोलते कि जब तक शरीर से अल्कोहल विथड्रॉल नहीं होता, तब तक तो मुझे चैन की नींद आ नहीं सकती। ना खाना जा सकता, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन वहाँ पे जो मुझे टैबलेट्स मिलते थे तो उसके वजह से मैं जल्दी अपने आप को रिकवर करता था। फिर सोचते फिर मेरे भाई ने मुझे कपड़े भेज दिए, सब मेरा मतलब होने लगा, सही सही हो रहा था। तो फिर बहुत सोचा मैंने कि यार ऐसे करूँगा, फिर यहाँ से जाऊँगा, फिर पीऊँगा। फिर ऐसे पता नहीं और क्या मतलब मेरे दिमाग में क्या चला कि बस एक ही मैंने उस दिन ठान लिया और खुद को माना कि नहीं अनंता तू बेवड़ा है। अब तू किसी भी हालत में कभी भी शराब के पहले घूँट को अगर छुएगा तो तेरा हाल वही होने वाला है जो आज तक तूने किया है। तो दोस्तों फिर उस दिन ईश्वर की कृपा हुई। 9 तारीख को सुबह अ सुबह नहीं बोल सकते, शाम को, कि ये विचार मेरे मन में 2-3 दिन चले तो फिर मैं शराब से तो दूर था लेकिन अनगिनत क्या बोलते हैं, इतने सारे दिमाग में विचार चल रहे थे कि मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि एक्चुअली मुझे करना क्या है। लेकिन वो माहौल में इतने खुद को मैंने एडजस्ट कर लिया है कि नहीं, फिर एकदम थोड़ा-सा मतलब पॉज़िटिवली सोचने लगा। इसके पहले जिस समय नेगेटिव सोचता था, तब मैंने वैसा कुछ सोचा नहीं। और ईश्वर की कृपा देखो दोस्तों कि मुझे अपनी सोबरिटी मेंटेन करने में इसके पहले जितनी दिक्कतें आती थी, तो उस टाइम पे वो दिक्कतें नहीं आई। क्योंकि धीरे-धीरे मैं कहीं तो भी अपने स्वभाव में, अपने एटीट्यूड में जो बदलाव लाने लगा और वो कहीं तो भी मेरी वो खुन्नस जो मेरे में जो भरी थी, जो रिज़ेंटमेंट था, वो थोड़ा-थोड़ा जाके मतलब सर मुझे बता रहे थे कि अनंता ऐसा है, ऐसा करने से तेरा ऐसा होगा। तो वो बातें इसके पहले भी उन्होंने मुझे बताए थे, लेकिन मैं वो सब बातें थोड़ी देर के लिए दिमाग में रखता था, फिर निकाल देता था। लेकिन उस टाइम पता नहीं क्या हुआ कि सही में भगवान की उसको कृपा बोलूँगा मैं। मैं खुद को एक लकी अल्कोहलिक बोलता हूँ हमेशा कि मुझ तक ये मैसेज आया फिर से दोस्तों। और वहाँ पे एक छोटा-सा तालाब का काम शुरू था, फिर मुझे वहाँ पे जॉब मिल गया, सिक्योरिटी का काम कर रहा था मैं। मतलब एक 10 बाय 10 का टीना का टेंट लगा दिया था। फिर
रिहैब सेंटर था, उसके बाजू में के खेत में मेरे तालाब का काम शुरू हुआ और मैं अच्छी तरह से वहाँ पे काम भी करने लग गया। और ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू जब मैं जॉइंट हुआ तो आप भाइयों की जो मैंने शेयरिंग सुनी और इतने खतरनाक किस्से, इतने खतरनाक अनुभव और जो इवेंट्स बता रहे थे कि रोंगटे खड़े होते थे, आँखों से आँसू आते थे कि अरे बाप रे! ये लोग अगर शराब से दूर रह सकते थे, मैं क्यों नहीं? फिर वो बताते थे कि यार पहले मान कि तू एक बेवड़ा हो चुका है, अभी तू शराब को नहीं पी सकता। बेवड़ा तो हो गया है, इसके साथ में तुझे तेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, उसको भी तुझे निकालना है डे बाय डे इसके ऊपर में खुद की इन्वेंटरी लेना है, ये तू पहले सोच। वो मैंने सोचा दोस्तों उसके बारे में, फिर उसके ऊपर काम करने लगा। आज भी गुस्से के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं रहता कभी-कभी, लेकिन मतलब इतनी तो सहन शक्ति आ गई है कि अगला वाला कुछ बोलेगा तो उसको पलट कर जवाब देने की नौबत नहीं आती। किसी ने कुछ बोला तो पहले ताड़ से नशे में हाथ उठ जाता था या फिर मार खा लेता था। आज वो दिक्कतें मतलब वो नौबत नहीं आती आज। एक एक्सेप्टेंस आ गया है कि नहीं यार ये सब तूने गलती तेरे से हुई है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन तू ही है जो शराब पी रहा था और तूने जो अपने फैमिली को खुद से अलग किया था इसके लिए जो तू जवाबदार है। तो तेरी ज़िंदगी तूने थू के बराबर कर दी थी। कोई मुझे मतलब घर वाले, बाहर वाले सबने मुझे बॉयकॉट कर दिया था कि ये तो अभी ज़िंदा रहकर भी कोई काम का बंदा नहीं है। आखिरी सोच मेरी यही बची थी कि शायद मैं मुझे भी लगने लगा कि अभी मेरा कुछ नहीं होने वाला। इवन मेरे वाइफ के घरवालों ने तो मेरे ऊपर स्टैम्प लगा दिया था कि ये बेवड़ा ज़िंदगी में कभी सुधरने वाला नहीं है। लेकिन पता नहीं दोस्तों ईश्वर की फिर कृपा हो गई तो मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग मुझे सर ने भी इसके पहले रिहैब में बोला था कि अनंता मीटिंग कर। रिहैब सेंटर में भर्ती होने से तेरी शराब छूटने वाली नहीं है। तुझे मीटिंग करना है लेकिन मुझे मीटिंग के नाम से इतनी चीड़ आती थी कि कौन जाएगा वहाँ पे बैठेगा 1 घंटा, वो फालतू की बड़बड़ सुनना। इसलिए मैंने उनके साथ में कभी भी मुझे जाने की इच्छा नहीं हुई। कोई कन्वेंशन भी रहता तो मुझे बोलते थे कि चल अनंता वहाँ जाना है। ये बस एक बार मैं कन्वेंशन में बनी का फेलोशिप में आया था बस। देखा था लेकिन उसके बाद में फिर मैंने शराब पी थी। ये पहले की बात है। लेकिन आज समझ में आता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मीटिंग। ये मीटिंग मेरे लिए एक मंदिर से कम नहीं है। यहाँ पे आने के बाद में जो मुझे जो शक्ति मिलती है, मुझ में जो भगवान के प्रति जो मेरी आस्था है, जिसको मैं बढ़ावा देता हूँ कि नहीं मैं शक्तिहीन बेवड़ा हूँ। जब मुझ में ग्रैटिट्यूड आता है और जब मैं इस भावना को लेके चलता हूँ और इस भावना के प्रति मैं कृतज्ञ रह के जब मैं इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो ईश्वर भी मेरे साथ में है। मुझे कभी नहीं लगा कि मेरी डिवोर्स की केस कोर्ट में चालू थी। मेरी फैमिली साढ़े 3 4 साल से दूर थी, वो कभी वापस आएगी। मिरेकल हो गया दोस्तों। जो बीबी मेरे तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी, मुझे मुझसे बात करना तो बहुत दूर की बात है। एक चमत्कार हो गया कि वो मतलब मैंने वहाँ जाके जब उनके घर गया, भाई को लेके पापा को लेके कोर्ट गया तो सब लोग मान गए और उन्होंने फिर डिसाइड कर लिया कि एक चांस देना चाहिए। तो वापस आ गई 7-8 महीने हो गए अभी हम एक साथ रहते हैं। तो जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं थी वो ईश्वर के हाथ में थी, तो ईश्वर ने मुझे वो चीज़ दी, लेकिन जब मेरा सही समय आया तब। उसके लिए पहले मुझे मेरी जो कोशिशें हैं वो पूरी हॉनेस्टी से मुझे कोशिश करना था जो मैं नहीं कर सकता था। क्योंकि शराब के नशे में मुझे कुछ भी नहीं जमा। जब शराब से दूर होते गया गया तब अहंकार बढ़ने लग गया कि आई नो एवरीथिंग, आई नो मीटिंग्स, आई नो अल्कोहलिक्स एनोनिमस। ये सब मेरे कहने से या मेरे मानने से नहीं होने वाला था। मैंने स्वीकार तो कर लिया लेकिन आगे का क्या? मैं जानता हूँ कि मुझे वनी से बस पकड़ के या ट्रेन पकड़ के मुझे इंदौर जाना है। लेकिन अगर मैं उसकी टिकट बुकिंग नहीं करूँगा या फिर मैं रेलवे स्टेशन तक नहीं जाऊँगा, तो इंदौर कैसे पहुँचूँगा मैं? बस सपने में तो नहीं जा सकता मैं, प्रैक्टिकली जब भी आज अभी मैं इंदौर जाके आया हूँ अभी 10-15 दिन पहले। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे सब कुछ
पता है, तो मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन एक्सेप्टेंस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, क्योंकि उसके बाद में जो मेरी मेन एक्शन है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो मेरे लिए ज़रूरी है। क्योंकि रिहैब सेंटर में भी मुझे 1.5 साल तक पता था कि शराब पीना जानलेवा बीमारी है, उसके लिए वन डे एट अ टाइम का प्रोग्राम करना ज़रूरी है, गुस्से के ऊपर काबू करना है, पेट को भूखा नहीं रखना है, अकेला नहीं रहना है, थके-थक के बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है, ईमानदारी से रहना है, ओपन माइंड होना है और मेरी इच्छा शक्ति को मुझे बढ़ावा देना है। सब बातें मुझे मालूम थी, लेकिन फिर शराब से क्यों नहीं दूर रहता था मैं? जब तक कि मैं उसके ऊपर कोई प्रॉपर एक्शन नहीं लेता, और वो एक्शन लेने के बाद उसके ऊपर मुझे टिके रहना है। कंसिस्टेंसी मुझ में चाहिए कि मैं सातत्य से वो मार्ग पर चलता रहूँ। जो मैं फर्स्ट मीटिंग से आज सोबर हूँ, तो इसी का एक ही कारण है कि जब मुझे कुछ भी काम नहीं रहता था, तो मैं सारे दिन भर रात में जब जितने भी बजे तक मीटिंग्स होती थी, मैं सारे मीटिंग्स करता था। और इतने क्वेश्चनिंग करता था कि मैं भी जितने मेरे मन में जो डाउट्स रहते थे, सारे के सारे वो मैं हर एक मीटिंग में मैं पूछता था, तो मुझे आंसर भी वैसे मिलते थे। मेरा समाधान होता था, मुझे सैटिस्फैक्शन मिलता था कि नहीं यार, सही में मु मुझे लगने लगा कि यही मेरा आखिरी प्लेटफ़ॉर्म है जिससे मैं सोबर रह सकता हूँ। धीरे-धीरे दोस्तों इसके ऊपर चलते गया, आप भाइयों का सुनते गया, क्योंकि लिसन एंड लर्न का प्रोग्राम है, यहाँ पे मुझे अपनी अपनी नहीं लगाना था। जो मैं आज तक करते आया था, कंपैरिज़न करता था, इसके वजह से ये हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन खुद व्हाट आई एम, हू आई एम, ये मैंने कभी झाँक कर देखा ही नहीं अपने इसमें। लेकिन आज जब खुद के बारे में सोचता हूँ, झाँकता हूँ, तो आज मेरी हिम्मत नहीं होती किसी की तरफ उँगली उठाने की, क्योंकि 4 उँगलियाँ मेरी तरफ ऑलरेडी मुड़ी है, तो मैं दूसरे के तरफ उँगली दिखा नहीं सकता। ये बात मुझे आज इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आने के बाद, आप भाइयों के माध्यम से आप जो अपना अनुभव बताते, ओवरटाइमर्स बताते, इसी की वजह से आज दोस्तों एक-एक दिन के हिसाब से मैं 2 साल पूरा कर चुका हूँ और कर पाया, ये मेरे लिए ये भी मिरेकल है। जो 5-5 मिनट की जिस जिस बेवड़े ने मेरे घर का सामान मैंने बेच दिया दारू के लिए और बचा-खुचा सामान घर मालक ने जब्त कर लिया। ये तो साला किराया भी नहीं दे रहा, सामान बेच रहा है और दारू पी रहा है। तो उसने मुझे घर से भगा दिया, उसने मेरा सारा सामान भी जब्त कर लिया था। इतना सब कुछ हो गया था, मेरा जो कज़िन ब्रदर था उसने सुसाइड कर लिया था, इसी अल्कोहलिज़्म में। इसी हमारे अल्कोहलिज़्म की वज़ह से मेरी माँ को अटैक आया था। वो दुनिया से चली गई। सब कुछ मुझे दिख रहा था, फिर भी मैं शराब से दूर नहीं हो रहा था। क्योंकि सबसे पहली चीज़ मुझे ये मानना था कि मैं शराब के आगे शक्तिहीन हूँ। ये मैं मानने को तैयार नहीं था, मैं एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। जब माना तो दोस्तों उसके बाद मुझे यहाँ पे बताया गया था कि तू जैसा मानता है, जैसा बोलता है वैसा कर। एक्शन इज़ अ मैजिक वर्ड बोलते हैं, तो वो एक्शन मुझे करना था। और आज सही में दोस्तों, पूरी ऑनेस्टी के साथ में मीटिंग के इस प्रोग्राम के ऊपर जो कार्यक्रम है, जो कार्य करने का जो क्रम है, उसके हिसाब से चलता हूँ। आज भी बहुत सारी परेशानी, मुसीबतें आती हैं, लेकिन आज जो ताकत, जो शक्ति मुझे ईश्वर ने दी है, मीटिंग ने दी है, आप भाइयों ने दी है, आज कहीं तो भी सब कुछ भूल जाता हूँ। अभी मैंने नया शॉप खोला है पार्टनरशिप में, तो सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ। जैसे टाइम मिलता है मीटिंग जाता हूँ, ऑनलाइन जॉइन होता हूँ, जैसे भी कुछ मेरे से पॉसिबल होता है, किसी को मैसेज देना है, किसी से बात करना, करता हूँ आज। क्योंकि ये सब मेरा भगवान का दिया है मुझे, जिसने मुझे आज जीवन दान दिया है। ये जीवन मेरा उधार है, ये उधार की ज़िंदगी है, तो वो जो मुझे मिला है, वो जो मुझे पास इट ऑन करना है। वही कोशिश रहती है दोस्तों। और ज़्यादा कुछ अभी बोलना नहीं चाहूँगा, शायद समय भी हो गया है। तो बस दोस्तों, आप भाइयों के साथ में आते रहता हूँ और अच्छा लगता है। जब पहली बार अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आया था, तो एक ही वर्ड्स मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आते रहना दोस्त। जहाँ भी मैं कई बार भी गया तो मुझे भगाते गए लोग, फिर से नहीं आना, इसके बाद दिखना नहीं, ये वर्ड्स मुझे सुनने के मिले। लेकिन किसी ने हाथों में हाथ नहीं दिया था, किसी ने पीठ थपथपाई नहीं थी। ये जो प्यार, जिस प्यार के लिए मैं तरस गया था, वो प्यार मुझे आप लोगों ने दिया।
इसकी वजह से मैं दोस्तों यहाँ पे रुका, ठहर गया। फिर उसके बाद में धीरे-धीरे समझ में आते गया कि नहीं यार, यही जगह है जहाँ जिस जगह में मैं रुक सकता हूँ और मुझे रुकना है। तो बस कीप इट सिंपल, तो यही मेरे लिए फंडा था कि आराम से चल, धीरे चल। बीच में मैंने गड़बड़ भी मतलब बहुत पैसे क्या बोलते कमाने के चक्कर में मैंने मतलब ये जॉब करना, वो जॉब करना, मतलब 15 घंटे ड्यूटी, 12 घंटे ड्यूटी। लेकिन हालत खराब होने लगी तो फिर मेरा पैर का भी प्रॉब्लम शुरू हो गया, तो फिर बाद में मैंने नहीं बोला पैसे के पीछे मत भाग। क्योंकि मेरी बीमारी जो है आध्यात्मिक बीमारी है। इट इज़ अ स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी। अगर मैं भौतिकता के पीछे जाऊँगा तो फिर मेरा आध्यात्मिकता का क्या? फिर मैं मीटिंग्स कब जाऊँगा? फिर मैं प्रेयर कब करूँगा? मेरे दिमाग में और मेरे दिलो-दिमाग में अगर पैसा रहेगा तो मेरे भगवान फिर मेरे से तो बहुत दूर चला जाएगा। ये आप भाइयों ने बताया कि नहीं, गड़बड़ मत कर, आराम से, स्टेडी चल, स्लोली चल, सब कुछ मिलने वाला है। वही हो रहा है दोस्तों, बस वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब भाइयों ने मेरा जो साथ दिया है, ये तो मैं कभी ज़िंदगी भर मरते दम तक नहीं भूल सकता। और वो जो रियाद वाले मेरे सर थे, जिनका नाम आज मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं की जो देन है कि उन्होंने अगर उस टाइम पे मुझे अगर सहारा नहीं देते थे, तो मैं शायद आज जीवित भी नहीं होता। वो सर ने मुझे बी.आर. पांचभाई करके उनका नाम है। मैं हमेशा उनको याद करता हूँ, कभी-कभी उनका गुस्सा भी आता था पहले, लेकिन आज नहीं आता। आज उनकी बातें समझ में आती है कि उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती रिहाब में क्यों रखते थे, क्यों मुझे मारते थे, क्यों मुझे टोकते थे, आज समझ में आता है कि मेरी अच्छे के लिए। और आप सभी भाइयों का एक बार फिर बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और ग्रुप ने मुझे जो बोलने का मौका दिया, ग्रुप का भी मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ। अगर अनजाने में मुझसे कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी एक नया बंदा हूँ, अब सीख रहा हूँ अभी, और मरते दम तक मुझे सीखना है। जैसा ये मेरा डिसीज़ है, अप टू द टिल एंड ऑफ माय लाइफ, वैसे मेरा भी एक दिन के हिसाब से मैं चल रहा हूँ दोस्तों। कुछ गलती हो गई तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। और रविंद्र जी का बहुत-बहुत फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का यहाँ पर अवसर दिया। थैंक यू सो मच।